अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जितने हमारे लोग देखने वाले हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, इनमें से मैसेजेस कुछ मुझे नज़र आए, सब किसी ने सलाम कहा। तो वालेकुम सलाम जी, सब के लिए अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। और सारी बातें तो हो गई, तो टाइम पे भी मेरी नज़र है। आज यकीनन कुछ मुल्की हालात थोड़े से हैं अजीब से, इंटरनेट का इशू भी रहा। हम तो थोड़ा सा ये भी शशोपंज में थे कि आज लेक्चर को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं, लेकिन फिर अभी बिल्कुल कुछ वक्त पहले इंटरनेट बेहतर हुआ, तो हमने सोचा कि लेक्चर को कंटिन्यू हम कर लेते हैं। बहरहाल आज थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे कोई 5 मिनट के लिए हम लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ताकि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसका टाइम ज़्यादा बचे। और कभी कभी ये होता है कि इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो आ गए हैं उनका भी नुकसान ना हो, वो आए हैं उन्होंने ज्वाइन किया, बिल्कुल ऐसा ना हो कि लेक्चर ही ना हो। और जो बिल्कुल नहीं आए हैं उनका भी नुकसान ना हो, तो हम इंटरमीडिएट सिचुएशन में चले जाते हैं। लेक्चर होगा भी, लेकिन ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर हम बात को शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम यकीनन एक बेसिक उसकी जो नॉलेज है वो तो हम सबके पास अब आ गई है। और ये चीज़ भी हमें पता है कि सोलर सिस्टम जो है उसकी प्रेजेंस कहाँ है, सोलर सिस्टम किस जगह पर है। ये चीज़ भी अब हमें पता चल चुकी है कि सोलर सिस्टम एक कहकशां में है, हम उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी, मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैम सारा ने भी कहा कि हम अगली जो सीरीज़ है उसकी तरफ जब जाएंगे, मेरी पर्सनल राय ये है कि अगला जो हमारा टारगेट होगा या अगली जो सीरीज़ हमारी होगी वो मेरा ख्याल है मिल्की वे पे होनी चाहिए। बाकी आप जो सजेशन देंगे उसके लिहाज से हम कुछ अरेंज करेंगे। मिल्की वे जो है, अगर आप मिल्की वे को बाहर से देख सकते, यकीनन हम मिल्की वे गैलेक्सी को बाहर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम दूसरी गैलेक्सीज को देख सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या कुछ है, उसमें आज भी स्टार फॉर्मेशन हो रही है, सितारे बन रहे हैं। उसके अंदर डस्ट है, उसके अंदर यंग स्टार्स हैं, उसके अंदर ओल्ड स्टार्स हैं, छोटे सितारे हैं, मैसिव स्टार्स हैं और बहुत कुछ है। स्टार क्लस्टर्स हैं और डार्क मैटर है। यानी एक गैलेक्सी जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज है। और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। अब इस मैंने बात यहाँ से इसलिए शुरू की क्योंकि मैं आपको ये बता सकूं कि मान लें कि ये है गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी जिसका मैंने जिक्र किया। सपोज दिस इज दैट गैलेक्सी। और चूंकि इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, जो मैंने आपसे कहा कि गैसेस भी हैं और सब कुछ है, तकरीबन इस जगह पर, रफली स्पीकिंग इस जगह पर हमारा सोलर सिस्टम है, जो कि गैलेक्सी के बिल्कुल बाहर वाले एज पर भी नहीं है। और सेंटर का जो सेक्शन है गैलेक्सी का, विच इज़ फुल ऑफ मैसिव स्टार्स, उसमें भी हमारा सोलर सिस्टम उसके करीब भी नहीं है। अच्छा, ये जो सेक्शंस होते हैं जिनको आप गैलेक्टिक आर्म्स कहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम उसके अंदर भी नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम निस्बतन एक खाली जगह पर है, जहां पर आसपास दूर दूर तक कोई सितारे नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी का ये इलाका जो है ये बिल्कुल खाली है और इधर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस इलाके में जहां सोलर सिस्टम है, इसके आसपास गैसेस मौजूद हैं और नेबुला मौजूद है। और ये याद रखें कि ये पूरी गैलेक्सी का जो इंटीरियर है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खाली है। जहां सितारे नहीं है वहां पर गैसेस मौजूद हैं और डस्ट मौजूद है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। आप इसको आसान लफ्ज़ों में प्लाज्मा कह दें तो ये मौजूद है। यानी देखा जाए तो पूरी गैलेक्सी खाली नहीं है, उसका कोई भी इलाका खाली नहीं है। तो सोलर सिस्टम जिस जगह पर है वहां पर भी उसके आसपास प्लाज्मा मौजूद है। और चूंकि सोलर सिस्टम गैलेक्सी के बाकी सितारों के साथ साथ ये भी मूव कर रहा है, तो अब जब ये हमारा सोलर सिस्टम, और यकीनन जब मैं सोलर सिस्टम कह रहा हूं इसका मतलब है सन विद ऑल इट्स प्लैनेट्स एंड सिस्टम, जब ये गैलेक्सी के अंदर मूव करता है सन अपने पूरे निजाम को लेकर, तो अपने आसपास मौजूद प्लाज्मा के साथ टकराव होता है उसका। अब ये जो टकराव है ये खतरनाक भी हो सकता है और यकीनन है। और चूंकि सन के गिर्द हमारे सारे प्लैनेट्स भी हैं और हम भी सन के गिर्द रहते हैं, तो हमें सबसे पहला खतरा जो है वो इस प्लाज्मा से हो सकता था। अगर अगर वो ना होता जो हमारा आज का मौजू है। तो अब मैंने आपको यहाँ तक बात बताई
कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको ये जो बाहर से प्लाज्मा आता है, जो गैलेक्सी के अंदर जो प्लाज्मा है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर विंड। इंटरस्टेलर विंड, इंटरस्टेलर का मतलब है सितारों के बीच में जो इलाका है वो इंटरस्टेलर कहलाता है। इंटरस्टेलर विंड, ये जो विंड का वर्ड है इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो हमें गैलेक्सी के अंदर से गुजरते हुए पहला खतरा जो था वो इंटरस्टेलर विंड से था। और ये जो इंटरस्टेलर विंड है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये जमीन पर अगर आकर हिट करते तो हम बिल्कुल ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं बन सकती थी, या ज़िंदगी पैदा ही नहीं हो सकती थी, या पैदा होती तो वो सर्वाइव ना करती। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा कि हमें इस इंटरस्टेलर विंड से बचाया। लिहाजा अब मैं बिल्कुल आसान आसान वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस में सब लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल हायर लेवल के वर्ड्स या टर्म्स अगर मैं यूज़ करना शुरू कर दूंगा तो फिर वो उसमें ऑडियंस बहुत शॉर्ट हो जाती है, बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं, और मेरी मजबूरी होती है कि मैंने हर किस्म के ऑडियंस के साथ चलना होता है। तो ये इंटरस्टेलर विंड जो है, इसके सामने सन जो है उसने एक किस्म की छतरी बना दी, यानी एक किस्म का अम्ब्रेला बना दिया कि जी जब हम गैलेक्सी के अंदर से गुजरेंगे तो सन जो है वो इस छतरी से अपने पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। ये छतरी जो है, ये जो एक रीजन सन ने अपने अराउंड बनाया हुआ है, इसका नाम है हीलियोस्फीयर। दिस इज हीलियोस्फीयर। तो क्या डेफिनेशन है हीलियोस्फीयर की? अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम जाएं तो हीलियोस्फीयर एक बबल है, एक आगे से अगर आप देखेंगे तो एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर है और पीछे से जरा थोड़ा सा लंबा है। ये एक बबल है जिसमें पूरा सोलर सिस्टम रैप्ड है, पूरा सोलर सिस्टम इसके अंदर आता है, और इसको सन ने क्रिएट किया हुआ है। कैसे क्रिएट किया हुआ है? इसको क्रिएट करने के लिए, इस बबल को क्रिएट करने के लिए सन जो है वो अपनी सोलर विंड इमिट करता है। सन से भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स इमिट होते हैं, छोटे छोटे जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सन से भी निकल रहे हैं। तो सन से निकलने वाले ये पार्टिकल्स, सोलर विंड बाहर की तरफ निकल के तो एक ऐसा रीजन बनाती है जिसमें पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है, और जब पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर से गुजरता है तो ये जो बाहर से आने वाली जो इंटरस्टेलर विंड है वो इस सोलर विंड के साथ टकरा के रुक जाती है और उसके बाद हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। तो अब यहां पर एक और इशू ये है कि जो सोलर विंड है उसने चूंकि हीलियोस्फीयर बना दिया। अब इसका डायग्राम जो है वो मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूं जरा। अब मैं वापस गैलेक्सी से सोलर सिस्टम की तरफ जा रहा हूं, पहले मैं एक डायग्राम बना दूं, फिर अगली बात मैं आपसे करूंगा। नाउ दिस इज सन, और यहां तक सन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं जिसका नाम है सोलर विंड, इस सोलर विंड ने एक बबल बना दिया, और इस बबल ने पूरे सोलर सिस्टम को उस विंड से बचाया जो बाहर से आ रही है, जिसको मैं कह रहा हूं बार बार इंटरस्टेलर विंड। लेकिन बात यह है कि क्या आपके जो प्लैनेट्स हैं वो इस सोलर विंड की जद में नहीं है? पूरा सोलर सिस्टम तो सोलर विंड की जद में तो आ गया। यानी जरा बात को इस तरीके से समझें कि सोलर विंड हमें बाहर से आने वाली विंड से बचा रही है, लेकिन प्लैनेट्स के लिए सोलर विंड खुद एक खतरा है। यानी सन जो है ये हमें इंटरस्टेलर विंड से बचा रहा है, लेकिन बचाने के लिए जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं उससे खुद हमें खतरा है। तो लिहाजा हमारे पास उसके लिए भी एक प्रोटेक्शन मौजूद है, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सोलर विंड से बचाती है, और सोलर विंड जो है वो हमें इंटरस्टेलर विंड से बचाती है। तो आप अगर देखें तो ये अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम किस तरीके से बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। यकीनन ये जितनी चीज़ें भी हैं इसके पीछे बहुत बेहतरीन एक हिकमत अल्लाह ताला की। उसमें क्या, खैर मैंने क्या तारीफ़ करनी है, मैं क्या अल्लाह ताला की तारीफ़ करूँगा, मेरी कोई तारीफ़ का अल्लाह मोहताज तो है नहीं, लेकिन वो बेसिकली मुझे अपने सवाब में इजाफे के लिए अल्लाह की तारीफ़ करनी है। उसमें अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीनन वो मैं अल्लाह की तारीफ़ करूँगा तो मेरे सवाब में इजाफा होगा, वो जो है वो वैसे ही है। तो लिहाजा अल्लाह ताला का ये सिस्टम जो है इतना बेहतरीन सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने, मैं रिपीट कर दूं फिर अगली जल्दी से बात पे जाऊं, अल्लाह ताला ने सोलर विंड से हमें बचाया, और सोलर विंड ने फिर पूरे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर विंड से बचाया। अब ये जो सोलर विंड है
ये जब इंटरस्टेलर विंड के साथ टकराती है तो वहां पर जो रीजन बनता है उसकी थोड़ी सी मैं तफसील में जाने लगा हूं, और आप इस तफसील को नोट करें। बहुत बेहतर तो ये हो जाएगा कि सब कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो, ताकि यकीनन ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिखने के काबिल हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता है, दिस इज सन। सूरज से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सोलर विंड जो सूरज से निकल रही है और हर तरफ फैल रही है यकीनन, लेकिन सन का मोशन है इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। ये है सन की वेलोसिटी। सन इस तरफ मूव कर रहा है इन द गैलेक्सी, और ये जो सोलर विंड है ये थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये सीधी सीधी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सोलर विंड खुद भी सीधी नहीं है, लेकिन चले आसानी की खातिर सोलर विंड सीधी सीधी ट्रेवल कर रही है, क्योंकि सन ने सोलर विंड को, अपनी विंड को बहुत स्पीड के साथ बाहर फेंका है। कितनी स्पीड के साथ बाहर फेंका है, ये स्पीड फिक्स नहीं है, ये स्पीड चेंज होती रहती है, लेकिन सोलर विंड की स्पीड जो है वो 400 से 800 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 400 से 800 किलोमीटर पर सेकंड। और यकीनन जब भी हम ये यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि कहाँ पर आर की बजाय पर सेकंड इस्तेमाल कर लें, पर सेकंड की जगह पर आर, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। लिहाजा सोलर विंड जो है वो 400, अच्छा इस इन वैल्यूज से भी आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, बट यही लिमिट्स हैं। आप यूं कह लें हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से पार्टिकल्स निकलते हैं सन से, और निकलने के बाद फैलते हैं बाहर की तरफ। और अभी ज़रा आसानी करने की खातिर, सिंप्लीफिकेशन की खातिर, ये मान लें कि ये पार्टिकल्स सीधे सीधे ट्रेवल करते हैं, और बाहर से जो इंटरस्टेलर विंड के पार्टिकल्स हैं वो भी सीधे सीधे आ रहे हैं। और अब वो मौका आने लगा है जब ये आपस में टकराएंगे। बाहर से पार्टिकल्स, ये जो गैलेक्सी में फैले हुए पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यानी ये आप हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं और आगे से पार्टिकल्स आपको हिट कर रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल सवार को हवा हिट करती है। जब ये दोनों विंड्स आपस में टकराती हैं, सोलर विंड, इंटरस्टेलर विंड, तो क्या होता है, सबसे पहले सोलर विंड को थोड़ा सा झटका लगता है, हल्का सा, कि अच्छा कोई चीज है आगे। तो सोलर विंड थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, हल्की सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर, रुकती नहीं, अभी रुकी नहीं है, हल्की सी अपनी डायरेक्शन इसने चेंज की है। इसका मतलब यह है कि इसको कुछ आगे से मिल रहा है, कुछ आगे से प्रेशर मिल रहा है, कोई फोर्स मिल रही है, जिसकी वजह से इसने ऐसे हल्की सी अपनी डायरेक्शन चेंज की है। ये जो इलाका है, अगर हम इसको मार्क कर लें, ये जो इलाका है जिसको ये वो इलाका है जहां पे सोलर विंड जो है वो हल्का सा अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जैसे कि कोई चीज आगे से उसको हिट कर रही है। इसको कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। दिस इज टर्मिनेशन शॉक, ये टर्म है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनेशन शॉक क्या है कि जहां पे सोलर विंड अपने सीधे पैटर्न को हल्का सा चेंज करती है, दैट इज टर्मिनेशन शॉक। अब हम ये रेड वाली डायरेक्शन में आते हैं, ये जो इंटरस्टेलर विंड है, ये इंटरस्टेलर विंड जो है, जब ये अपने स्ट्रेट पाथ से पहली दफा हल्की सी डिविएट करती है, यानी इसको भी कुछ पता चलता है कि आगे से कुछ आ रहा है, तो इसका भी एक ऐसा इलाका बन जाता है जिसको आप बाउंड्री को मार्क कर सकते हैं, जहां पर इंटरस्टेलर विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू करती है। मैं डायग्राम को बना रहा हूं, साथ साथ आप नोट करें। इंटरस्टेलर विंड ने अपनी डायरेक्शन अभी चेंज की है हल्की सी, उसको भी पता चला है कि कोई चीज सामने से आ रही है। इसको कहते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं बॉ शॉक, इसको कहते हैं बॉ शॉक, ये बॉ शॉक है। तो अब मैंने दो रीजन्स प्लॉट कर दिए। एक वो रीजन है जिसको आपने कहा टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक क्या है, जहां पे सोलर विंड ने अभी अपनी डायरेक्शन चेंज की है। और बॉ शॉक क्या है, जहां पर बाहर से आने वाले पार्टिकल्स ने, उसको पता चला है कुछ आगे से मुझे मिलेगा, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। अब ये दोनों रेडिएशंस जो हैं, या दोनों पार्टिकल्स जो हैं, या दोनों किस्म की विंड्स जो हैं, ये जहां बिल्कुल एक दूसरे के फ्रंट पे आके और टकरा के एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन टकरा के बिल्कुल ऐसे साइड पे चले जाते हैं। अब मैं वो रीजन प्लॉट करने लगा हूं, और मैं कलर भी डिफरेंट यूज करूंगा। लिहाजा ये वाला जो रीजन है, जो मैंने आपको ग्रीन कलर से शो किया है, ये वाला जो रीजन है, ये वो रीजन है कि जिससे आगे सोलर विंड नहीं जाती और जिसको क्रॉस करके बाहर से इंटरस्टेलर विंड अंदर नहीं आती।
क्या होता है कि सोलर विंड जो है वो बिल्कुल इस बाउंड्री के साथ साथ ट्रैवल करना शुरू करती है और पीछे की तरफ जाती है। और इसी तरीके से अब मैं डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं। ये सोलर विंड है जो कि बिल्कुल इस लिमिट को क्रॉस नहीं करती। क्यों क्रॉस नहीं करती? क्योंकि आगे से आने वाली विंड का प्रेशर और इधर से आने वाली विंड का प्रेशर बराबर हो गए हैं, और जो इंटरस्टेलर विंड है वो भी यहां से उधर नहीं जाती। ये जो बिल्कुल बाउंड्री है, बस यही वो बाउंड्री है जिसने सोलर सिस्टम को महफूज रखा हुआ है, और इस तरफ पार्टिकल्स का फ्लो शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं हीलियोपॉज। बल्कि मैं कलर भी वही यूज कर लेता हूं। ये वाली जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं हीलियोपॉज। लिहाजा अब मैंने 3 रीजन्स आपके सामने प्लॉट कर दिए, और ये तीनों रीजन्स जो हैं इनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा ज़रा दोबारा सुन लें, फिर जल्दी से मैं बात को आगे लेके जाऊंगा। रिपीट थोड़ा सा करना पड़ता है ताकि याद हो जाए, तो मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले सोलर विंड पहली दफ़ा जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसको आप कहते हैं टर्मिनेशन शॉक, जिसको पता चलता है कि हाँ कोई चीज़ आगे से आ रही है। और बाहर से आने वाली जो इंटरस्टेलर विंड है जो प्लाज्मा गैलेक्सी में फैला हुआ है, वो जब सीधा चलता चलता थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो इसको हम कहते हैं बॉ शॉक। और जहां ये दोनों रेडिएशंस बिल्कुल एक दूसरे के साथ आ जाती हैं और साथ आने के बाद फिर एक तरफ चल पड़ती हैं, क्योंकि ना ये रेडिएशन इधर जा सकती है ना ये रेडिएशन इधर जा सकती है, साथ चल पड़ती हैं, तो उसको हम कहते हैं हीलियोपॉज। अच्छा, अब ये जो हीलियोस्फीयर है वो ये है हीलियोस्फीयर, जहां पर हीलियोपॉज है, ये सारा हीलियोस्फीयर है। और चूंकि सन इस तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में सन जा रहा है, तो आगे से तो हीलियोस्फीयर ऐसा है, लेकिन पीछे से बड़ा लंबा है, पीछे से बहुत ऐसे टेल की तरह है, जैसे कॉमेट की टेल होती है। उसकी रीजन ये है क्योंकि पीछे की तरफ तो प्रेशर एज सच वैसा नहीं है जिस तरह फ्रंट पे है। ये मैंने आपको सिर्फ फ्रंट बताया है, जिस तरफ सन जा रहा है ये उसके सामने जो कुछ हो रहा है ये वो मैंने आपको बताया है। और यकीनन अब मैं एक और डेफिनेशन की तरफ आने लगा हूं। मैं फिर यही कहूंगा जी, सुनना तवज्जो से। डेफिनेशन ये है कि सोलर सिस्टम खत्म किधर होता है। ये जो क्वेश्चन है वेयर द सोलर सिस्टम एंड, सोलर सिस्टम का की बाउंड्री किधर है, तो इस क्वेश्चन के 3 से 4 आंसर हैं। और ये आंसर्स क्या क्या हैं मैं आपके सामने दोहराता हूं। उनमें से एक आंसर जो है वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। सुनना जी, सोलर सिस्टम खत्म कहां होता है? देखिए, आखिरी प्लैनेट पे तो सोलर सिस्टम बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, ये तो कंफर्म है। नेपच्यून पे सोलर सिस्टम खत्म नहीं होता, उसके बाद काइपर बेल्ट है, फिर आगे स्ट्रक्चर्स हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि सोलर सिस्टम ओर्ट क्लाउड पे खत्म होता है। सोलर सिस्टम ओर्ट क्लाउड के ऊपर खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ओर्ट क्लाउड तक सन की ग्रेविटी का होल्ड है, और ओर्ट क्लाउड के अंदर जो कॉमेट्स हैं, रिमेंबर वो वाली जो एपिसोड मैंने आपको बताई कॉमेट्स वाली, ओर्ट क्लाउड में जितने कॉमेट्स हैं वो भी सन के गिर्द घूम रहे हैं। और जैसे ही ओर्ट क्लाउड का रीजन खत्म होता है, वहां से फिर अल्फा सेंटोरी जो स्टार है उसकी ग्रेविटी का होल्ड शुरू हो जाता है। तो सोलर सिस्टम कहां तक है? 2 लाइट ईयर तक। सन से 2 लाइट ईयर दूर तक जो कुछ भी है वो सोलर सिस्टम में है, क्योंकि वो सन के गिर्द वो घूमेगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी का होल्ड है। तो पहली डेफिनेशन तो ये है कि जी सोलर सिस्टम कहां तक एक्सटेंडेड है? 2 लाइट ईयर तक, अप्रोक्सीमेटली 2 लाइट ईयर, जहां तक सन की ग्रेविटी का होल्ड है। दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? जहां हीलियोपॉज है, ये हीलियोपॉज जो है इसके इस तरफ सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। एक ये डेफिनेशन, यानी ये जो रीजन है, ये जो रेड कलर से मैंने प्लॉट किया, इसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, क्योंकि यहां वो सितारों के बीच में जो प्लाज्मा है वो मौजूद है। लेकिन ये याद रखें कि ये रीजन जो है, ये जो रेड वाला रीजन है, ठीक है, यहां से इंटरस्टेलर विंड आ रही है और इस जगह पे इंटरस्टेलर विंड मौजूद है, लेकिन सन की ग्रेविटी यहां भी होल्ड कर रही है। यानी इस जगह पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो सन के गिर्द ही घूमेगा, ठीक है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? हीलियोपॉज के बाहर होगा, घूमेगा वो सन के गिर्द, क्योंकि हीलियोपॉज एक अलग इशू है और सन की ग्रेविटी का होना एक अलग इशू है। घूमेगा वो सन के गिर्द। लिहाजा दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक हीलियोपॉज पे सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। तीसरी एक डेफिनेशन और भी है कि जी सोलर सिस्टम कहां पे जाके खत्म हो जाता है। तो तीसरी डेफिनेशन ये है कि जनाब सोलर सिस्टम जो है उसकी बाउंड्री
उसकी बाउंड्री वहां तक हो सकती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जी 2 लाइट ईयर तक सोलर सिस्टम एक्सटेंडेड है, लेकिन ये 2 लाइट ईयर टूवर्ड्स अल्फा सेंटाuri है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि अल्फा सेंटाuri जो हमारा नियरेस्ट स्टार है वो जिस तरफ है वहां 2 लाइट ईयर के बाद उसकी ग्रेविटी का असर शुरू होता है, दूसरी तरफ नहीं। दूसरी तरफ जिस तरह हमारा स्टार है साइरियस, तो साइरियस तो काफी दूर है, आई थिंक 9 लाइट ईयर के फासले पर है। तो कहां तक सन और साइरियस के बीच में वो कौन सी बाउंड्री है कि जहां से सन की ग्रेविटी का होल्ड खत्म होता है और साइरियस की ग्रेविटी का होल्ड शुरू होता है, वो तो फिर तकरीबन 4 लाइट ईयर पर है। इसका मतलब ये है कि सोलर सिस्टम की तीसरी डेफिनेशन क्या बनी कि सोलर सिस्टम की बाउंड्री हर तरफ डिफरेंट है, यानी एक तरफ सन की ग्रेविटी का होल्ड कुछ और है, दूसरी तरफ सन की ग्रेविटी का होल्ड और दूर तक है। तो इस तरह तो सोलर सिस्टम की एक प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। सन की ग्रेविटी के होल्ड के हवाले से आप बात करें, आप हीलियोपॉज के हवाले से बात करें या किसी और तरीके से बात करें, सोलर सिस्टम की बाउंड्री का हमें नहीं पता। अच्छा जी, जल्दी जल्दी बात को आगे लेके जा रहा हूं। पहली मर्तबा बड़े मशहूर और मारूफ, यकीनन हमारे 2 खलाई जहाज वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2, ये 2 खलाई जहाज बहुत मशहूर हैं। इतने मशहूर हैं कि इनके बारे में सवाल जवाब जनरल नॉलेज का हिस्सा है। मतलब जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स या स्पेस साइंसेस को नहीं भी पढ़ता तो उसको भी वॉयजर्स का पता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये जो एग्जाम्स होते हैं आपके CSS PCS, जितने भी इस तरह के आपके हायर लेवल के एग्जाम्स हैं, आपको पता है उसमें जनरल नॉलेज में ही सवाल पूछा जाता है। तो उधर आप ये नहीं कह सकते उनसे कि जी मेरा तो ताल्लुक एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी से नहीं है, मुझे क्या पता वॉयजर क्या होता है। ये अब याद रखें कि हर सब्जेक्ट की बहुत सारी चीजें उस सब्जेक्ट से निकलकर जनरल नॉलेज में चली जाती हैं। ठीक है, अब ये जहन में रखना है आपने कि अगर अब जैसे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी या स्पेस साइंसेज में कहते हैं जी मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैं ये नहीं पढ़ता, मुझे इसमें शौक नहीं है। तो याद रखें कि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में शौक नहीं है तो इट इज नॉट योर चॉइस कि जी मुझे शौक नहीं है, ये नेचर की चॉइस है। आपसे जब सवाल किए जाएंगे और इससे रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी, फिर आपका शौक कहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें आपकी चॉइस नहीं है ये कि मुझे शौक। अब जैसे आप मुझसे सवाल करें कि रेटिना क्या होता है, सवाल है ना एक, आप मुझसे क्वेश्चन करें जी रेटिना क्या होता है, मैं कहूं मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, मुझे क्या पता, मुझे तो जानने की जरूरत भी नहीं है कि रेटिना क्या होता है। भाई मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि बायोलॉजी की बेसिक्स भी जनरल नॉलेज में शामिल हैं। तो ये जनरल नॉलेज है कि आपको वॉयजर्स का पता होना चाहिए। हमारी यूथ और हमारे स्टूडेंट्स को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये सारी बातें उनको पता होनी चाहिए। कल को जब इसी तरह के सवालात आते हैं एग्जाम्स में, तो बड़ा मशहूर मारूफ जुमला ये कहते हैं आउट ऑफ कोर्स सवाल आया है। ये सवाल हमारा स्टूडेंट बहुत आराम से जान छुड़ा लेते हैं, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन था। क्यों जी, वो बुक में तो वॉयजर का जिक्र ही नहीं था, सवाल पूछा गया था वॉयजर के। वो भाई जनरल नॉलेज में से सवाल कभी भी आ सकता है। चलें, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों खलाई जहाज अभी भी एक्टिव हैं और ये 1977 में हमने लॉन्च किए थे, और इस पे खुद एक तफसीली लेक्चर इंशाल्लाह अगले कमिंग डेज में मैं आपको बताऊंगा वॉयजर्स के हवाले से। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 इस वक्त कितने फासले पर हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि एक खलाई जहाज जो है वो इस तरफ जा रहा है और एक खलाई जहाज जो है वो इस तरफ जा रहा है। यानी सोलर सिस्टम के जो प्लैनेटरी प्लेन है उससे दोनों खलाई जहाज एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। और ये कब लॉन्च हुए हैं वॉयजर 1 और वॉयजर 2? 1977 में। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यूज बताने लगा हूं, सुनना और लिख लेना। 1977 में वॉयजर 1 लॉन्च हुआ और वॉयजर 1 के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें से कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा भी है, एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी हैं जो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। ये जो सोलर विंड है उसको डिटेक्ट करते हैं, या इंटरस्टेलर विंड को, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उनको वो डिटेक्ट करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारी नजर उन इंस्ट्रूमेंट्स पे थी कि कब वो इंस्ट्रूमेंट क्या शो करता है कि जी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ को है, वो किस तरफ फ्लो कर रहे हैं। जहां सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, यकीनन हमें पता चल जाएगा दैट इज हीलियोपॉज।
लिहाजा वॉयेजर 1 जो है उसने हीलियोपॉज को क्रॉस किया है। कब क्रॉस किया है जनाब? 2012, अगस्त 2012। ठीक है, वॉयेजर 1 मैं यहां लिखता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं डायग्राम ना मिटाऊं। अगस्त 2012 को हीलियोपॉज को इसने क्रॉस किया है, और जब इसने हीलियोपॉज को क्रॉस किया है तब इसका डिस्टेंस जो है सन से वो कितना था जनाब? 121.6 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब यह है कि हीलियोपॉज कहां पर है? वॉयेजर 1 के डेटा के मुताबिक हीलियोपॉज 121 AU पर है। AU क्या होता है? अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 AU है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरफ वॉयेजर 1 जा रहा था वहां पर सन से हीलियोपॉज 121.6 AU पर है। यहां पर सोलर विंड रुक जाती है और इंटरस्टेलर विंड शुरू हो जाती है। और जब वॉयेजर 2 के डेटा को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि जनाब वॉयेजर 2 जो है उसने नवंबर 2018, वॉयेजर 2 नवंबर 2018 में हीलियोपॉज को क्रॉस किया, यानी जहां पर सोलर विंड रुक जाती है और इंटरस्टेलर विंड और सोलर विंड मिलकर साइड पे चल पड़ते हैं। तो ये जो वॉयेजर 2 जो है जब इसने हीलियोपॉज को क्रॉस किया तो इसका सन से डिस्टेंस था 119 AU। इसका मतलब ये है, और ये दोनों खलाई जहाज जो हैं ये सन की मोशन की डायरेक्शन के साथ साथ ही आगे जा रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। जिस तरफ सन जा रहा है अपने सोलर सिस्टम को लेकर गैलेक्सी में, ये उसी के साथ थोड़े से ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। तो जब से ये हीलियोपॉज को इन्होंने क्रॉस किए तो हम ये कहते हैं कि जी अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में चले गए, यानी सोलर सिस्टम से निकल गए। अब ये जो वॉयेजर्स हैं इनका डेटा तो आपने देख लिया, और अब मैं आपको बस आखिरी 2-3 चीजें दिखाऊंगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन पे हम चले जाएंगे। यकीनन हम अपने सोलर सिस्टम को बाहर से जाकर तो देख नहीं सकते, क्योंकि अभी भी वॉयेजर्स जो हैं वो इतने दूर नहीं गए हैं कि वो पूरे सोलर सिस्टम को और हीलियोस्फीयर को दूर से देखें जाकर। ठीक है, लेकिन यहां से बैठ के हमें दूसरे सिस्टम्स तो नजर आ रहे हैं, और दूसरे स्टार्स जो हैं उनके गिर्द भी प्लैनेट्स हैं, यानी दूसरे स्टार्स के गिर्द भी बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह पूरा सिस्टम है। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूं, और यकीनन बड़ी शॉकिंग पिक्चर है, क्योंकि इसमें 2 शॉक्स हैं। नहीं ऐसे नहीं, मजाक कर। शॉकिंग पिक्चर है इसलिए नहीं कि इसमें 2 किस्म के शॉक्स नजर आ रहे हैं। ये शॉकिंग पिक्चर इसलिए क्योंकि इसमें उर्दू वाला शॉक है। आपको शॉक होगा तो ये पिक्चर आपको शॉकिंग नजर आएगी। चलिए जी मैं आपको ये शॉकिंग पिक्चर दिखाऊं जिसमें अंग्रेजी वाला शॉक भी है और यहां वाले शॉक भी हैं और उर्दू वाला शॉक भी है। वो बहुत शॉक है। ये देखें जी, मैंने एटलीस्ट जब इसको पहली दफा देखा था तो मुझे तो यकीन नहीं है। ये क्या चीज है? ये आपको पता है ये क्या चीज है? ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है बॉ शॉक। दिस इज बॉ शॉक। ये जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है ये जनाब इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद प्लाज्मा है, और ये एक स्टार है, और स्टार की अपनी विंड होती है, जैसे सन की विंड ऐसे उसकी अपनी विंड है, और ये जनाब उसका अपना हीलियोस्फीयर है। ये पूरा उसका अपना हीलियोस्फीयर है, और ये वो जगह है जहां पर इंटरस्टेलर विंड और उस सितारे से आने वाली जो विंड है वो आपस में टकरा कर ऐसे चल पड़ती हैं। यानी ये बॉ शॉक जिसको मैंने आपको कहा था, जहां पर ये इंटरस्टेलर विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ये वो रीजन आपको नजर आ रहा है। ये हमारे सन का नहीं, किसी और स्टार का है, किसी दूसरे सितारे का है। तो हमारे सन के गिर्द भी कुछ इसी तरह का बॉ शॉक और हीलियोपॉज बना हुआ है। और जनाब एक और बल्कि 3 तस्वीरें इसके अंदर आपको नजर आ रही हैं। एक तो ये वही है जो मैंने आपको दिखाई, ये देखें ये भी एक स्टार है, और ये जब अपनी गैलेक्सी के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो कैसे बाहर से आने वाला प्लाज्मा और इस स्टार से निकलने वाली विंड कैसे जबरदस्त उसने बॉ शॉक बनाया हुआ है और पूरा हीलियोस्फीयर बनाया हुआ है। और यहां पर भी ये देखें ये बॉ शॉक आगे है और पीछे हीलियोस्फीयर बहुत दूर तक फैला हुआ है। सोलर सिस्टम भी इसी तरह से है जी, हीलियोस्फीयर पीछे टेल की तरह फैला हुआ है। लिहाजा जब एक चीज आप
अपने सोलर सिस्टम के ऑब्जर्व नहीं कर सकते बाहर से जाके, तो डेफिनेटली जी लाइक कमेंट्स। जब हम अपने सोलर सिस्टम में कोई चीज़ बाहर से जाके ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने ही सोलर सिस्टम की तरह के दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और यकीनन वो वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम भी बिहेव करता है जैसे बाकी जो हैं वो सिस्टम जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं। लिहाजा ये जो अब ज़बरदस्त सी बात है, अब मैं आखिरी कुछ बातें बता दूं आपको जल्दी से, और बस जी उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ हम जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बचा लूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो आखिरी बात आज के लिए जो है वो मैं करने लगा हूँ। अच्छा ये एक बड़ी मज़ेदार बात है, और कॉपी पेन निकालें और लिखें इस बात को। 1990s में इट वाज आई थिंक 92 और 93, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 अभी बहुत पीछे थे। कहां पे थे वॉयजर 1 और वॉयजर 2? यहां कहीं थे, यानी इनका डिस्टेंस सन से कितना था एट दैट टाइम? 50 AU और 40 और 50 तक था AU, यानी वॉयजर 1 और वॉयजर 2 सोलर सिस्टम के अभी जहां अभी हैं उनसे बहुत पीछे थे, बल्कि शायद ये 50 AU से भी पीछे था वॉयजर 1। तो वॉयजर 1 ने एक बड़ी जबरदस्त चीज ऑब्जर्व की थी एट दैट टाइम, 90s की बात कर रहा हूं, 92 93। उसने देखा कि सन से निकलने वाली जो सोलर विंड है, सोलर विंड सन से निकली, और जब सोलर विंड निकलती है, और अच्छा एक और चीज याद रखें कि सन से सोलर विंड तो हर वक्त निकल रही है, लेकिन कभी कभी सन जो है वो एक खास तौर पे प्लाज्मा को बाहर फेंकता है, झटका देता है। वो सोलर विंड में एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है, उसको हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, CME उसको हम कहते हैं। यानी सोलर विंड भी चल रही है, ऊपर से एक और मैटर का पूरा सेगमेंट सन बाहर फेंकता है। तो जनाब सन से CME बाहर निकला, कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब प्लाज्मा, सन ने अपना प्लाज्मा बाहर फेंका, और वो जब ऐसा करता है तो हमें नजर आता है, हमारी टेलीस्कोप्स देखती हैं, और इस प्लाज्मा ने हीलियोपॉज को हिट किया। कितनी देर में? 408 दिनों में। यानी इससे हमें पता चला कि सन से जब प्लाज्मा बाहर निकलता है, सोलर विंड हो या प्लाज्मा के चंक्स हो या प्लाज्मा के झटके हो, CMEs हो, जब सन से निकलते हैं तो 400 दिन के बाद हीलियोपॉज पे पहुंचते हैं। 400 डेज। 408 दिन के बाद यह प्लाज्मा हीलियोपॉज पे पहुंचा, जहां पर इसने इंटरस्टेलर विंड, आप उसको फ्लेयर इज अ सेपरेट इशू, फ्लेयर और चीज है, फ्लेयर और चीज है, ठीक है, लेकिन ये CME और चीज है। लेकिन चले कोई बात नहीं, बस सन ने कुछ मटेरियल बाहर फेंका, CME और होता है, फ्लेयर और होता है। जैसे ये फ्लेयर इधर हीलियोपॉज पे जाके इसने हिट किया, तो रेडियो वेव्स इमिट हुई, और ये रेडियो वेव्स वापस आकर वॉयजर ने रिसीव की। यानी उस वक्त तक वॉयजर हीलियोपॉज पे तो था ही नहीं, उसको कैसे पता कि प्लाज्मा वहां पहुंचा है क्या नहीं पहुंचा? तो उसको अंदाजा हुआ, प्लाज्मा जैसे ही जाकर उसने हीलियोपॉज पे हिट किया इंटरस्टेलर विंड के साथ, तो वहां से रेडियो वेव्स इमिट हुई, रेडियो वेव्स को इसने डिटेक्ट किया, एंड दैट वाज अमेजिंग इवेंट इन 1992 एंड 93। और ये जो इवेंट है इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स हैं, यहां पर एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं जी, इट इज जस्ट अ डायग्राम फ्रॉम दैट रिसर्च पेपर, और इसमें आप देख सकते हैं कि जी बॉय शॉक क्या है, और ये सारा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया। अब ये जो इवेंट है जो वॉयजर ने उस वक्त देखा, उससे हमें क्या अंदाजा हुआ, हमने क्या कैलकुलेट किया कि सन से निकलने वाला जो प्लाज्मा है वो कितनी देर में हीलियोपॉज पे पहुंचता है? 400 दिन। लेकिन ये वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती हैं, कभी सोलर विंड तेज हो जाती है, कभी सोलर विंड थोड़ी स्लो होती है, तो हीलियोस्फीयर अपनी शेप थोड़ी थोड़ी चेंज करता है। कभी ये जो हीलियोपॉज है थोड़ा करीब, कभी दूर, ये फ्लक्चुएट करता है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अपनी जगह चेंज कर रही होती हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा बेहतरीन निज़ाम है जी, कैसे तरीके से अल्लाह ताला ने सोलर सिस्टम में आपको रखा हुआ है, और किस तरीके से हीलियोस्फीयर जो है वो पूरे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर विंड से बचा रहा है। आखिरी एक बात सुन लें जी, टाइम मुझे नजर आ रहा है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए कम रह गया, एक आखिरी बात सुन लें। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या व्यूअर्स ऐसे होते हैं
कि जो ये कहते हैं कि यकीनन आप जो कमेंट्स देते हैं वो हम पढ़ते रहते हैं। किसी ने ये भी कमेंट दिया कि ये जो बात आपने बताई है मुझे पता थी पहले से, ये ऐसी कोई बात नहीं थी खास, मुझे पता थी। और आप कोई और बात बताएं बड़ी मज़ेदार सी, ठीक है, आप तो ये तो बातें हमें पता है, आप कोई ऐसा करें कोई साइंटिफिक बात तो मेरी बात सुने जी। सिर्फ ऐसे एक साहब या इस तरह के लोगों के लिए एक जवाब है मेरा कि ये जो इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, इस पूरी ड्राइव का नाम है पब्लिक अवेयरनेस। ये पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव है, लोगों में एस्ट्रोनॉमी और वो फैलाना कि जी ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर आपको साइंटिफिक तरीके से बात करनी है, प्योर इक्वेशंस की डेरिवेशंस में, और हमारी वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स पे बात करनी है, तो आप साइंटिफिक पेपर्स पढ़ें जो हमने लिखे, बुक्स पढ़ें, साइंटिस्ट वर्सेस साइंटिस्ट वाली जो कन्वर्सेशन है उसमें आप बैठें। फिर हम आपको इंटीग्रेट भी करके दिखाएंगे इक्वेशंस को, फिर हम डिफरेंशिएट भी करके दिखाएंगे, फिर हम आपको इंटीग्रल्स लेकर दिखाएंगे, फिर हम आपको डेरिवेटिव्स लेकर दिखाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हमारी इक्वेशन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है। लिहाजा ये जो हमारी डिस्कशन है ये पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक के लिए हाथ हल्का रखना पड़ता है। उसमें अब मैं शुरू हो जाऊं कि जी अब मैंने जो कुछ बोला है, अगर मैं इसको प्योर फिजिक्स की जुबान में बोलूं, एक भी वर्ड समझना है आपको, एक वर्ड समझना है कि मैंने क्या कहा है। तो ऐसे हजरात जो उस लेवल पे बात करना चाहते हैं वो मुझसे मिल लें या हम में से किसी से भी मिल लें, हम उनसे उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव होती है और इसको ऐसे ही लेके चला जाता है जब आप पब्लिक में निकलते हैं। आपने ब्रायन ग्रीन के लेक्चर सुने, बहुत मशहूर फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, ब्रायन ग्रीन साहब को जानते हैं, मिशियो काकू को जानते हैं, नील डिग्रेस टाइसन को जानते हैं। इन सब के लेक्चर्स जो हैं जब मैं सुनता हूं, क्लिप्स में सुनता हूं, मुझे पहले से पता होता है, जितनी ये फिजिक्स बता रहे होते हैं मुझे पहले से आती है, लेकिन मैंने तो नहीं उसके नीचे कभी कहा कि जी मुझे तो पहले से आता है, आपको क्या पता है। वो पब्लिक अवेयरनेस में ये सब कुछ बता रहे होते हैं, उनकी रिसर्च कहीं और छपती है, कहीं और प्रिंट होती है, मीडिया के सामने रिसर्च लेकर नहीं आई जाती। मीडिया जो है ना जनाब, वो सिर्फ उसमें एक पब्लिक वाला जो फैक्टर होता है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहां कोई इक्वेशंस नहीं लिखी आज तक, लेकिन जब इक्वेशंस की बारी आएगी तो जरूर लिखेंगे। आई स्टॉप हियर, सॉरी मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया, 15 मिनट रहते हैं, प्लीज प्लीज जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आसान करने की हम कोशिश करते हैं, बस वो कुछ लोगों की बात का मैंने आंसर किया जो इस तरह की डिमांड कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरस्टेलर विंड भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा का मतलब होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारे। और सोलर विंड भी यही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, क्योंकि सन जो है उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, लाइट, एक्सरेज, रेडियो, ये अलग है। और ये जो सोलर विंड है ये भी पार्टिकल्स हैं, बाहर से आने वाले भी पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और टकरा के एक दूसरे को रिपेल करते हुए एक तरफ को चले जाते हैं, तो ये पार्टिकल्स का कोलिजन है।
थैंक यू। बिल्कुल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यकीनन अभी जैसे मार्स की कॉलोनाइजेशन की हम बात करते हैं तो मार्स पे अगर हम कॉलोनाइजेशन शुरू भी करते हैं तो उसमें मार्स की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो वहाँ पर हम ओपन एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये वाली जो सोलर विंड है ये मार्स पे हिट करती है। लेकिन अर्थ के अराउंड इनफ मैग्नेटिक फील्ड है कि उसको रोके। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोकती है पार्टिकल्स को, ये एक अलग पूरी कहानी है। बहरहाल जुपिटर बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन ये याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ हिस्सों से ये सोलर विंड गुजर जाती है। उसके लिए फिजिक्स की हमारी कुछ इक्वेशंस हैं जो हमें बताती हैं कि सोलर विंड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। बस ये याद रखें, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएं, वहां मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को नहीं रोक सकती। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो या जुपिटर की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, पोल्स के ऊपर ये पार्टिकल्स नहीं रुकते, तो पोल्स से ये आ जाते हैं और फिर अरोरास बनते हैं। बाकी इक्वेटर्स पे हम इसको बिल्कुल रोक लेते हैं। तो जुपिटर की बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, सैटर्न की काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, गैस जाइंट सारे जो है उनकी अच्छी खासी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, मरकरी जो है और वीनस जो है, अर्थ और मार्स, इसमें अर्थ जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग है, और वो इतनी है कि उसने हमें बचाया हुआ है। थैंक यू जी। बहुत जी ज़बरदस्त आपने बात पूछी है, बिल्कुल ज़बरदस्त। इंटरस्टेलर विंड 100% तो ये ब्लॉक नहीं करती, 95% ब्लॉक हो जाती है, लेकिन यकीनन कुछ ऐसे बीच में केसेस बनते हैं कि ये पार्टिकल्स पेनिट्रेट करते हैं, और इनमें से ये जो इंटरस्टेलर विंड है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रॉस करके ज़मीन तक पहुंचती है। तो हमारे जो पास्ट के इवेंट्स हैं, जैसे अर्थ के ऊपर आपने देखा कभी कोई स्पीशीज जो हैं, जानवरों की स्पीशीज जो हैं वो पैदा हुई फिर ख़त्म हो गई। कभी ये जो बॉटनी वाले हैं ये आपको बताएंगे जी कौन से एरा में कौन से पौधे ज़्यादा थे कौन से कम थे। तो ये हमारी ज़मीन के ऊपर ये जितनी बायोलॉजिकल चेंजेस हैं इसमें इंटरस्टेलर विंड का भी किरदार है। यानी किसी ज़माने में इंटरस्टेलर विंड ज़्यादा हम पे हिट करती रही है, तो फिर हमें ये भी पता चलता है कि उन दिनों में शायद हीलियोस्फीयर या तो बहुत वीक था या नहीं था, क्योंकि ये सन जो है, इसकी जो सोलर विंड है वो काफ़ी लंबे अरसे तक गायब हो गई थी, और हमें नहीं पता कि वो क्यों गायब हो गई थी। इसको मॉन्डर्स मिनिमम भी कहते हैं, मॉन्डर्स मिनिमम। तो ये मॉन्डर्स मिनिमम में जब सोलर विंड नहीं होगी तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और यकीनन इंटरस्टेलर विंड आएगी। तो ऐसे इवेंट्स बिल्कुल हैं माजी में, और हमें पता चलता है, उसकी इंडिकेशंस हैं कि स्टेलर विंड आती रही है और ज़मीन पर हिट करती रही है, और काफ़ी तब्दीलियां की हैं इसने। इस बिल्कुल आपकी बात सही है जी। बहुत शुक्रिया जी।
अ, मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही जी। मैं बिल्कुल नहीं सुन पाया क्वेश्चन, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। थ्री बॉडी प्रॉब्लम बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे वैलिड है जो जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके मासेस एक जैसे होते हैं या आपस में काफ़ी करीब होते हैं। यानी फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बैरी सेंटर या सेंटर ऑफ मास। दो अगर ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं तो उनके अब बिल्कुल सेंटर जो होता है उसको कहते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का जो मास है वो उस पॉइंट के एक तरफ और दूसरी तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम जो है उसमें तीनों ऑब्जेक्ट्स जो कियोटिक मोशन करते हैं वो इसलिए क्योंकि तीनों के मासेस एक जैसे होते हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि वो इसके गिर्द घूम रहा है ये उसके गिर्द घूम रहा है, सब एक दूसरे के गिर्द घूमने के चक्कर में होते हैं। लेकिन सन के केस में और प्लैनेट्स और मून के केस में थ्री बॉडी प्रॉब्लम नहीं है। सन डोमिनेट करता है और सन डिसाइड करता है कि ये जो प्लैनेट है इसने मेरे गिर्द कैसे घूमना है, और वो जो प्लैनेट है वो फिर अपने मून से बहुत बड़ा है, वो फिर डिसाइड करता है कि मून ने मेरे गिर्द कैसे घूमना है। तो इसमें डोमिनेंसी है, ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम में नहीं आता। थैंक यू। जी 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 प्लीज प्लीज। जी। नहीं जी, ये जो वॉयजर वन और वॉयजर टू हैं ये अच्छा जो भी सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है ना जी, जैसे कि आपने सन की बात की, तो जैसे सन है, अब सन किसी भी जगह पर, जैसे ये सन जो है, आप इसके आसपास किसी भी जगह पर अगर एक पॉइंट लगा दें, जैसे ये पॉइंट है, तो इस जगह पर वेलोसिटी की दो वैल्यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अगर तो कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू को मीट करता है तो वो घूम सकता है, सेंट्रल ऑब्जेक्ट के गिर्द चक्कर लगा सकता है अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू को मीट करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू को मीट करेगा तो वो इसकी ग्रेविटी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा, और जब तक आप उस वेलोसिटी के चेंज करने का कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे वो बाहर जाता रहेगा। तो वॉयजर वन और वॉयजर टू ये सोलर एस्केप वेलोसिटीज पर हैं, तो इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है। सोलर एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और ये उस पर चल रहे हैं, तो ये कभी भी ऑर्बिट में नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे, बस ये बाहर से बाहर ही जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी। सोलर विंड और अर्थ पे जो चलने वाली विंड्स हैं जी, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
ज़मीन के ऊपर जो विंड चलती है वो आपने बता दिया टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से होती है, लेकिन सोलर विंड जो है जनाब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और वो सूरज से निकलकर बाहर जा रहे हैं। यानी सन का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इनको इतनी एनर्जी मिलती है कि सन की ग्रेविटी